कक्षा 10 के गणित का जो टॉपिक आपका होगा वो त्रिभुज होगा। और त्रिभुज में सबसे मेन जो प्रमेय आपकी एक है वो थेल्स की प्रमेय है और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ध्यान देंगे आप लोग कि थेल्स की प्रमेय क्या है। तो इसका कथन है, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो यह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एक बार थेल्स की प्रमेय का कथन फिर ध्यान देंगे आप लोग। थेल्स की प्रमेय क्या है? तो किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो यह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात अगर कोई त्रिभुज आपका दिया है ABC, तो इस त्रिभुज ABC में अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, अर्थात BC के समांतर अगर हमने DE खींच दिया, BC के समांतर रेखा DE खींची है, तो जो रेखा DE हमारी है वो AB को दो भाग में डिवाइड करती है। एक भाग AD हो जाएगा और दूसरा भाग DB हो जाएगा। तो AD और DB का जो अनुपात है अर्थात AD/DB, और इधर हमारा DE रेखा E से काट रही है तो AE और EC का अनुपात जो बनेगा वो आपस में बराबर होता है। यही थेल्स की प्रमेय है कि AD/DB बराबर AE/EC। अर्थात यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो यह रेखा शेष दोनों भुजाओं को, BC के समांतर रेखा है तो जो शेष दो भुजाएं बची हैं आपकी वो AB और AC होंगी। अर्थात AB और AC को DE रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है। फिर ध्यान देंगे प्रमेय क्या है। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो यह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात अगर BC के समांतर DE हमने खींचा है तो DE रेखा D और E पर AB व AC को काटती है, तो इनके दोनों भागों के अनुपात यानी AD/DB बराबर AE/EC होता है। ये थेल्स की प्रमेय है। अब इसको कैसे सिद्ध करते हैं तो आइए ध्यान देंगे। तो सबसे पहले किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, अर्थात हम लेते हैं त्रिभुज ABC। ABC एक त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो BC के समांतर रेखा हमने DE खींच ली। अब यह रेखा शेष दोनों भुजाओं को अर्थात AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले किसी प्रमेय को जो हल करते हैं तो उसमें लिखते हैं दिया है यानी गिवन दैट, और फिर दूसरा पॉइंट होता है प्रूव दैट या सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट होता है अगर करने वाली होती है तो सभी में रचना नहीं होती, नहीं तो तीसरा पॉइंट रचना का होता है कंस्ट्रक्शन का, और चौथा पॉइंट होता है प्रूफ यानी उपपत्ति। तो इस प्रकार सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट। तो गिवन दैट में हम क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया है, तो दिया है के अंतर्गत त्रिभुज ABC में DE भुजा BC के समांतर है। अर्थात ये लिख देंगे हम त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, बस इतना ही इनको दिया है। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, तो दूसरा स्टेप आता है प्रूव दैट यानी सिद्ध क्या करना है हमें, प्रूव दैट। तो अगली हेडिंग हो गई प्रूव दैट, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, तो प्रमेय कहती है शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात D से इसके दो भाग हो गए तो दोनों भागों का अनुपात, और E से दो भाग हो गए AC के तो इसके दोनों भागों का अनुपात बराबर रहता है। अर्थात AD/DB बराबर AE/EC, ये हमें प्रूफ करना है। AD/DB बराबर AE/EC, ये हमें सिद्ध करना है कि AD और DB का अनुपात बराबर है AE और EC के अनुपात के। अब इसके आगे की हेडिंग होती है, अगर करने वाली होती है तो रचना, तो यहाँ पे करने वाली रचना है, अर्थात
कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे रचना। तो रचना में क्या करना है, सबसे पहले बिंदु डी से भुजा ए पर लंब डालते हैं। ये लंब डाल लिया हमने, इसको एम मान लेंगे और एक लंब डाल देंगे यहाँ से, ये भी लंब है और ये भी लंब हो गया, इसको एन मान लेंगे और इसके अतिरिक्त बी को ई से मिला देंगे और सी को बी से मिला देंगे। ये हमारी रचना होगी। तो कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना होगा डीएम लंब डाला हमने एई पर, जो डीएम रेखा है एबी पर लंब है और ईएन रेखा जो हमारी है वो एडी पर लंब है। तो यही हम लिखेंगे कि डीएम परपेंडिकुलर एई और ईएन परपेंडिकुलर एडी खींचा तथा बीई और बीसी को मिलाया। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, तो डीएम परपेंडिकुलर एई, डीएम परपेंडिकुलर एई तथा ईएन परपेंडिकुलर एडी खींचा तथा बीई व डीसी को मिलाया। इस प्रकार हमारी रचना होगी। अब अगली हेडिंग आती है हमारी प्रूफ यानी उपपत्ति। तो उपपत्ति में ध्यान देंगे आपको लाना है एडी और बटे में डीबी लाना है। तो एडी अर्थात हम यहाँ पे त्रिभुजों के क्षेत्रफल से अनुपात निकालेंगे। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसके अकॉर्डिंग इस भुजा पर ये लंब है तो ये ऊंचाई हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालने पर एडी भुजा उसमें आ जाएगी। तो इधर हम क्या निकालते हैं, एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बटे में कर देंगे डीबीई का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज है डीबीई, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें भी हमारा शीर्ष ये दिया जाएगा। तो डीबी हमारी आधार होगी। तो जब आधार हो जाएगी तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के अनुसार ये भी भुजा शामिल हो जाएगी। अर्थात एडीई और डीबीई के क्षेत्रफल के अनुपात से एडी और डीबी का अनुपात निकल आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडीई का क्षेत्रफल और बटे में डीबीई का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और बटे में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर क्या हो जाएगा। तो जब हम एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा, गुणे में आधार क्या लेंगे तो एडी आधार लेते हैं। तो एडी हो गया गुणे ऊंचाई। तो इस भुजा पर लंब ये डाला गया है यानी यही ऊंचाई होगी, ईएन हो जाएगा। और बटे में क्या लिखा है त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। तो जब त्रिभुज डीबीई लेंगे हम तो डीबी आधार ले लेते हैं, 1/2 हो जाएगा और गुणे में आधार हो गया डीबी। तो गुणे में ऊंचाई कितनी होगी, ध्यान देंगे आप। जैसे त्रिभुज आपका ये बना हुआ है इस प्रकार से, तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल को इसका निकालना है तो हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। तो आधार अगर हम ये ले रहे हैं तो इस पर लंब शीर्ष से होगा तो लंब इसके अंदर नहीं होगा, वो बाहर रहेगा लंबी वाला। इस प्रकार से जो 90 आ जाएगा। तो अब त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी हमारा ये वाला है तो इसमें हमारा लंब ये हो जाएगा, इसको ये मान लेंगे ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो त्रिभुज डीबीई होगा तो इसमें जो लंब होगा वो भुजा डीबी को आगे बढ़ाने पर यानी ईएन आपका, तो लंब ईएन ही होगा डीबीई के लिए। तो इस प्रकार से हमारा जो डीबीई का क्षेत्रफल होगा वो 1/2 आधार मतलब डीबी और गुणे ऊंचाई मतलब ईएन हो जाएगा। तो ये ईएन हो गया आपका। इस प्रकार से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ईएन से ईएन कैंसिल हो जाएगा, ये ईएन कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया। तो हमारा बच गया AD/DB अर्थात यहां से हमारा हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE
बराबर AD अपॉन DB। यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर कितना हो जाएगा, तो AD बटे DB हो जाएगा, AD और बटे में DB हो जाएगा। तो इतना मैंने प्रूव कर लिया यहाँ से, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन जाएगी। समीकरण 1 त्रिभुज ADE और DBE का अनुपात जो निकाला हमने वो AD बटे DB आ गया है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब इसको मिटा दे रहे हैं। आप पुनः ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से यहाँ मैंने निकाला है ADE का क्षेत्रफल और बटे में DBE का क्षेत्रफल, तो इसी प्रकार उधर निकाल देंगे तो AED का क्षेत्रफल और बटे में ECB का क्षेत्रफल। पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज A और AED लेंगे हम, चाहे ADE कहिएगा, एक ही त्रिभुज आपका है तो ADE का फिर लगा देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज, इधर से लेंगे तो EC और D हो जाएगा, ECD बराबर 1/2 गुणे, तो जब ADE लेंगे तो 1/2 आधार कौन सा लेंगे, तो अब की बार पहले आधार लिया था AD, अब की बार लेंगे AE आधार लेंगे, AE गुणे जब AE आधार लेंगे तो लंब DM हो जाएगा, बटे में आपका जब ECD लेंगे, EC और D त्रिभुज लेंगे तो इसमें आधार हम लेंगे EC तो लंब DM हो जाएगा, अर्थात 1/2 गुणे EC और गुणे में DM हो जाएगा। ध्यान देंगे DM बटे DM कैंसिल हो जाएगा, सॉरी गुणे में लिखे हैं, नीचे गुणे में लिखे हुए हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से क्या बच जाएगा, AE अपान EC हो जाएगा। आप ध्यान देंगे आप AE बटे EC तो आ गया हमारा, लेकिन इसमें AD अपॉन DB आ गया। अगर ये वाला साइड हमारा लेफ्ट साइड इसका और लेफ्ट इसका बराबर हो जाए तो सिद्ध हो गया हमारा, समझिएगा ठीक। तो यहाँ देखेंगे आप ADE ECD, यहाँ ADE DB, यानी कि ये नीचे लिखा है, नीचे वाला क्षेत्रफल लिखा है, ये इसमें दोनों में चेंज है। तो ध्यान देंगे आप, अगर कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे एक रेखा ये है दूसरी है, तो इनके बीच में कोई त्रिभुज बनेगा, ये वाला मान लीजिए बन गया ये ABC, तो इसका क्षेत्रफल, और अगर मान लीजिए हमने ऐसे बनाया ये, तो DBC का क्षेत्रफल, ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसी के अनुसार जो त्रिभुज बने DBC और एक बन गया DBE आपका, दूसरा बन गया DCE, तो ये दोनों समांतर रेखा DE और BC के बीच बने हैं, अर्थात इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार क्योंकि एक ही समांतर रेखा, क्योंकि एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच बने कोण, बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अतः हम देख रहे हैं कि त्रिभुज DBE जो बना है हमारा, वो DE और BC के बीच बना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इक्वल होगा, और इसी के बीच में बना है DCE आपका, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DCE हो जाएगा, अर्थात दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ लिखा है ECD आपका, तो जो ECD लिखा है और ये DCE लिखा है, तो इसको हम ECD कह सकते हैं, या तो मिटा देते हैं यहाँ से हम, ये हमारा हो गया ECD, तो ECD ये है, ECD ये है, अर्थात ECD बराबर है DBE। तो जहां लिखा है ECD के स्थान पर हम DBE लिख सकते हैं, तो ECD यहाँ लिखा है, अर्थात इसके स्थान पे हमें DBE लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा
इसलिए ये हमारी समीकरण चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज, जहां ECD लिखा है वहां क्या हो जाएगा? तो ECD के स्थान पे DBE हो जाएगा। त्रिभुज DBE इक्वल में, अब यहाँ पे जो लिखा था राइट साइड वही रहेगा आपका, तो AB अपॉन EC हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 जो हमारी है उसका बायां पक्ष, समीकरण 2 का बायां पक्ष एक ही है। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। तो समीकरण 1 और 2 में दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां भी बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, 1 व 2 से स्पष्ट है। तो क्या स्पष्ट है कि जब समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं भी बराबर होंगे, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट का दायां पक्ष है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी प्रमेय सिद्ध होगी।